Hello everyone, welcome to the sociology class. So as you know, we have already started with our इग्नू series. जो भी नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि एक न्यू प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इग्नू पे, जिसमें मैं सारे इग्नू के जितने भी लेक्चर्स हैं वो कवर करने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर अ इग्नू स्टूडेंट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस lecture is going to be very helpful for you. If you cannot find the previous lecture of unit 1, you can go to playlist section of my channel and you will find all the lectures in the playlist form. Okay, I am your educator. My name is Bhavi Bharadwaj. I am currently pursuing masters in sociology. So without further wasting any more time, let's get into the video. So let's see कि इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं. So first thing is founding fathers of sociology. So founding fathers means sociology को किसने फाउंड किया, कैसे वो बना, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. Contribution to sociology is lasting. ये जितने भी लोगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन लोगों ने काफ़ी कुछ सोशोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है जो कि लास्टिंग है, मीन्स कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता. जो भी सोशोलॉजी पढ़ेगा उसे इन फाउंडिंग फादर्स को पढ़ना ही पड़ेगा. रोट ऑन नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इन सारे फाउंडिंग फादर्स ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर के जो नेचर है उस पर इन्होंने लिखा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोफाउंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जो भी सोसाइटी में चेंजेस चल रहे थे, हो रहे थे, इन्होंने, जो भी हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने सोशोलॉजी के थ्रू ये देखने की कोशिश की, अंडरस्टैंड किया, समझने की कोशिश की कि कैसे ये चेंजेस सोसाइटी में हुए. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन दिस lecture and I will solve it, or you can mail me the mail ID in the description box. So we will start with the very first person that we study in sociology, that is Auguste Comte. Okay, इसके कई प्रोनाउंसिएशन है. कुछ लोग ऑगस्ट कोम्ते बोलते हैं, कुछ लोग कोम्ट बोलते हैं. वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन प्रोनाउंसिएट इट, बट ज़्यादातर इसको ऑगस्ट कोंट ही बोलते हैं. ओके, सो ऑगस्ट कोंट का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1798 में. सो आप सोच सकते हो कि कितने पुराने फाउंडिंग फादर्स में से हैं ये. इवन ये फर्स्ट हैं, ये पॉइनियर हैं जिन्होंने सोशोलॉजी को लाने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था. ओके, सो 1857 में इनका डेथ हो गया था. Comte is regarded as the founder of modern sociology. So he is known as father of modern sociology. First one to use the word sociology. ये पहले इंसान थे जिन्होंने हमें ये वर्ड दिया sociology. Okay? He tried to create a new science of society. इन्होंने सोसाइटी का एक नया साइंस बनाने का कोशिश किया, which could not only explain the mankind पास्ट ऑफ मैनकाइंड बट ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर कोर्स. ये एक ऐसा साइंस बनाना चाहते थे जिसमें ना कि हम पुराने सोसाइटी का स्टडी करें बट फ्यूचर को भी हम प्रिडिक्ट कर पाएं, जो भी हिस्ट्री का हम पढ़ेंगे उसके बेसिस पे. ही फेल्ट दैट सोसाइटी मूव्स थ्रू डेफिनेट एंड फिक्स्ड स्टेजेस, दैट इट प्रोग्रेसेस टूवर्ड्स एवर इंक्रीजिंग परफेक्शन. इनका जो थॉट प्रोसेस था वो ऐसा था कि सोसाइटी हमेशा फिक्स्ड स्टेजेस पे इस तरीके से मूव करती रहती है और वो परफेक्शन की तरफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. मैंने सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इग्नू से लिया है. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गो थ्रू ऑल द नोट्स ऑफ BA इग्नू. इट्स फ्रॉम यूनिट 1. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो ऑगस्ट कोम्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑगस्ट कोम्ट ने दिया है, दैट इज 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू हिम इन विच सोसाइटी मूव्स. इनके अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस में सोसाइटी आगे की तरफ मूव करता है. पहली स्टेज जो है वो है द थियोलॉजिकल और रिलीजियस. पीपल थॉट ऑल फिनोमिना वर कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल फोर्स. यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो है थियोलॉजिकल या रिलीजियस. मीन्स पहले को लोग जो होते थे वो सारा रीजंस सुपर नेचुरल पे डाल देते थे. उनको लगता था कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, ऐसी कोई पावर होती है जिसकी वजह से होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल. Abstract forces of either a religious or secular type were considered to be source of knowledge in the second stage. कुछ ऐसे फोर्सेस इस स्टेज में आ गए, लोगों का थोड़ा थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कुछ स्टोरीज फॉर्म होने लगी जिसके बेसिस पे लोगों ने उसको अटैच करना स्टार्ट कर दिया, कुछ रीजनिंग बनाना स्टार्ट कर दिया. सो इन दिस स्टेज वी कैन सी देयर इज अ टर्म साइंटिफिक लॉस. सो पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है कि चीज़ें साइंटिफिक होने लगती हैं, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसी तरीके से सोसाइटी
मूव होता चला आ रहा है। इन्होंने सोसाइटी को इन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। He also talked about 2 broad areas. दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिस पे इन्होंने बात किया है। द फर्स्ट इज सोशल स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड इज सोशल डायनेमिक्स एंड क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैंने इन्हें बोल्ड में डाला है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपको एमसीक्यू बेस अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको ऑगस्ट कॉम्ब से रिलेट करके हमेशा याद होने चाहिए। सोशल स्टैटिस्टिक्स which deals with the orderly and stable aspects of social life and patterns of behavior, family, occupational, polity। तो social statistics words इन्होंने दिया था जिसका मतलब है कि ये डील करता है कुछ ऐसे स्टेबल एस्पेक्ट से जो कम ही चेंज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनमें कुछ पैटर्न्स होता है बिहेवियर में, जैसे कि फैमिली, ऑक्यूपेशनल और पॉलिटी। ठीक है। द सेकेंड एरिया इज कॉल्ड सोशल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब आपको पता ही होगा। डायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं होता। अभी हमने सोशल स्टैटिस्टिक्स में देखा था दैट इसमें हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो स्टेबल रहती हैं, ज़्यादा फ्लैक्चुएट या चेंज नहीं करती। पर सोशल डायनेमिक्स में क्या होता है, एम्फेसिस द स्टडी ऑफ चेंजेस इन सोशल सिस्टम, मतलब जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ये हम पढ़ेंगे सोशल डायनेमिक्स में। तो ये 2 टर्म हैं जो ऑगस्ट कॉम्ब ने दिए हैं हमें और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम सोशोलॉजी वॉज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। ये मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में कवर कर रखा है ऑलरेडी। क्वीन ऑफ सोशल साइंस का मतलब है कि जितने भी और भी सोशल साइंस हैं जैसे कि फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक्सेट्रा, सोशोलॉजी इसका सबका क्वीन है। मींस सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सबको इंटीग्रेट कर लेता है अपने अंदर। आप पॉलिटी को भी सोशोलॉजी के व्यू से पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री को भी सोशोलॉजिकल व्यू से पढ़ सकते हो और आप साइकोलॉजी को भी सोशोलॉजिकल व्यू से पढ़ सकते हो। हेंस इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। So now we will come So now we will come to the second most important person that we study in sociology, that is Emile Durkheim. He is also one of the classical sociologists. He was born in 1859 and died in 1917. Wrote a book. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्पेशली मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशोलॉजी के लिए। टू हिम सोशल सॉलिडारिटी वॉज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है लोग कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होके रहते हैं, कैसे सोसाइटी में एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। दैट इज द मेन रीजन। इनके हिसाब से ह्यूमन लाइफ का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि सोशल सॉलिडारिटी है। He distinguishes between 2 kinds of solidarity. इन्होंने 2 तरह की solidarity हमें दी है, that is mechanical solidarity and organic solidarity. Mechanical solidarity based on common assumption, beliefs, sentiments like those found in traditional society. So traditional society में हमें mechanical solidarity देखने को मिलती है जहाँ पे लोगों के जो common चीज़ें होती हैं उनके बीच में, उनके जो beliefs हैं वो common होते हैं, उनके emotions, sentiments थोड़े से common होते हैं। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। सी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन बोथ द काइंड्स ऑफ सॉलिडारिटी। बट मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या होता है कि हमारा कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा कोई डिवीजन ऑफ लेबर है, मीन्स सबका काम एक ही जैसा होता था, लोग एक जैसा काम करते थे, लोग एक जैसा रहते थे, एक ही जैसे बिलीव्स होते थे। पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इसका अपोजिट हो जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स सबका लेबर अलग अलग है पर सब एक दूसरे से फिर भी इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। और ये हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप अगर हम देख जैसे कि हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता है, वर्कर होते हैं और एक उनका मैनेजर होता है। सो दीज काइंड ऑफ रिलेशंस आर ऑल्सो a kind of solidarity because they are dependent on each other. When solidarity is broken, there would be social disorganization and confusion. तो इमाल दुर्खाइम के अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी में solidarity नहीं होगी, मीन्स इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी, अगर सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी तो सोसाइटी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। सो फॉर एमाइल दुर्खाइम सोशल सॉलिडारिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल दीज आर जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट और भी यूनिट्स में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है, दैट्स मोर देन एनफ। An important concept given by Durkheim was social fact.
which according to him are external to the individual but they exert pressure on the individual in the behavior pattern. दुर्खाइम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है सोशल फैक्ट्स, जिसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होता है. दे एक्सर्ट प्रेशर. सोशल फैक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरनल नहीं होती हैं, हमसे एक्सटर्नल होती हैं, बट वो हम पे ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो एक इनलाइन रहे, एक कंट्रोल्ड वे में रहे. फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स, ट्रेडिशन, फोक वेज, मोड्स, इन सबका मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी. पर जैसे कि हमने देखा है कि सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें बताए जाते हैं, कुछ होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड सोशल फैक्ट्स. He felt that sociology should be involved in reformation of society. इनको लगता था कि सोशोलॉजी को ज़्यादातर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहिए. सोशोलॉजी में हम सिर्फ थ्योरीज की बात या सिर्फ कैसे क्या होता है व्हाट इस पे फोकस ना करें, बट ज़्यादातर रिफॉर्म करें सोसाइटी को. फॉर हिम सोसाइटी वॉज अ रियलिटी इन इट सेल्फ, दैट इज इट इज़ मोर देन इट्स पार्ट. ये जितने भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सोशोलॉजिस्ट, क्लासिकल स्पेशली, वो एक ही बात करते हैं दैट दे स्टडी सोसाइटी इन एज अ होल, दे डोंट सी इट इन अ पार्ट्स. इनको लगता है कि जितने भी पार्ट्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है, दे ऑल वर्क टुगेदर इन अ सोसाइटी. तो सोसाइटी को अगर हमें पढ़ना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. लाइक वी हैव टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो, सो इट ऑल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म सोसाइटी. ओके, now let us see who was Max Weber and what are the major ideas of Max Weber. So Max Weber was born in 1864 and he died in 1920. Weber used the concept of social action rather than social relations. तो वेबर ने सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे बात की थी दैट इज सोशल एक्शन. सो ये सोशल एक्शन वेबर का एक कीवर्ड है. A comprehensive study of social action to him meant understanding the meanings human beings give to their behavioral pattern. तो इसमें ये है कि हमें क्या चीज़ें सोसाइटी में फॉलो होती हैं वो तो समझना ही है, बट वेबर के अकॉर्डिंग सोशल एक्शन में हमें ये समझना है कि ह्यूमंस जो हैं वो उस बिहेवियर को कैसे मीनिंग देते हैं. सो हमें एक ह्यूमन के मीनिंग्स को पढ़ना होगा. The social behavior was not merely a mechanical learning of norms, but how people interpret the social value. एक इंसान उन social values को कैसे interpret करता है, कैसे समझता है, वो हमें समझना होगा और उसी को social action कहते हैं. Sociology studies all kinds of social action without making any value judgment. और मैक्स वेबर ने वैल्यू जजमेंट की बात की है. वो कहते हैं कि हमें जब सोशोलॉजी आप पढ़ते हो तो आपको अपने वैल्यूज़ को बीच में लाके नहीं पढ़ना चाहिए, आपको वैल्यू फ्री होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट नहीं करना चाहिए कि आप अपना थॉट प्रोसेस लगा के कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए सोशोलॉजी में. Weber was concerned with the understanding of interrelation between parts of society and comparative study. तो वेबर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कंपैरिजन पे, दो सोसाइटीज़ को कंपेयर करने पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया था. तो ये कंपेरेटिव स्टडीज़ तो इनका कीवर्ड ही है. ही स्टडीज रिलीजन इन डिफरेंट सोसाइटी. इन्होंने रिलीजन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया है डिफरेंट सोसाइटीज़ के. हिज वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज़ वन ऑफ द वेल नोन वर्क्स इन सोशोलॉजी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है मैक्स वेबर का, जो कि हम डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे जाके. जब मैं एक स्पेसिफिक क्लास लूँगी मैक्स वेबर पे तब हम इसे पढ़ेंगे. He classified authority into 3 types. मैक्स वेबर ने अथॉरिटी पे एक डिटेल स्टडी किया है. उन्होंने अथॉरिटी के 3 पार्ट्स दिए हैं. पहला है कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड देन रैशनल. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैक्स वेबर की क्लास करेंगे. दीज कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल यूज्ड इन द स्टडी ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी एंड पावर. ये कॉन्सेप्ट्स आज भी यूज होते हैं लीडरशिप, अथॉरिटी और पावर के कॉन्सेप्ट में. सो नाउ वी विल कम to the very important sociologist who comes under the perspective of conflict. Okay, when we study about conflict perspective, we study Karl Marx. He was born in 1818 and died in 1883. Marx has helped through his ideas in understanding the nature of society, particularly how conflict occurs. तो कार्ल मार्क्स की जो भी स्टडीज़ हैं जिन्हें हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं वो सब कुछ डील करता है कॉन्फ्लिक्ट पे. Marx writes in 1848 that all history
is a history of classes and class struggle. It is a famous quote from Karl Marx. The society gets divided between the oppressor and the oppressed, masters and slaves, lords and serfs, and in the modern times, capitalists and workers. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी हमेशा से दो लोगों में डिवाइड रहा है, जिसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था हैव्स एंड हैव नॉट. ठीक है, यानी एक वो जिनके पास सारी अथॉरिटी सारी पावर है, और एक वो जिनके पास कोई अथॉरिटी कोई पावर नहीं है और वो सिर्फ एक स्लेव हैं या सर्फ हैं या फिर एक वर्कर हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. To analyze the structure of society, it was necessary to understand the forces of production and relation of production. When we will study about Karl Marx in detail, we will study these two concepts in detail. अभी के लिए आप इतना याद रखो कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को जब हम कार्ल मार्क्स के थ्रू एनालाइज करते हैं तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इन दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. According to him, each society dies in time because of internal conflict and contradiction and is replaced by higher one. तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सारा जो सोसाइटी है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंड हो जाता है और फिर दोबारा से उसको रिप्लेस करता है दूसरा हायर वन. ओके, कैपिटलिज्म वुड बी डिस्ट्रॉयड and there would emerge a classless society characterized by absence of conflict, exploitation and alienation from this world. तो इनका मानना था कि जो कैपिटलिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर एक नई क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगी और वहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, ना ही कोई एक्सप्लॉइटेशन होगा क्योंकि क्लासेस तो होंगी ही नहीं, ना ही कोई एलियनेट होगा वर्ड से. एलियनेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है. सो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर फॉर कार्ल मार्क्स बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट. We will see in depth in upcoming lectures. Now we will study about Herbert Spencer. Herbert Spencer was born in 1820 and died in 1903. According to him, the study of sociology covers fields of family, politics, religion, social control, division of labor and social stratification. तो इनके हिसाब से सोशोलॉजी में ये सब कुछ आ जाता है. रिलीजन एंड सोशल कंट्रोल, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेसन्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ही एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ होल मोर देन द स्टडी ऑफ पार्ट्स. हर्बर्ट स्पेंसर का जो मेन फोकस था वो इस पे था कि सोसाइटी एक साथ सारे जो पार्ट्स हैं वो मिल के कैसे काम करते हैं, ना कि सारे पार्ट्स अलग अलग. सो ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन द होल. The individual institutions have significant relations. इनके अकॉर्डिंग जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली, एजुकेशन, इनके अपने अलग कुछ सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में. इट इज़ थ्रू अ स्टडी ऑफ दीज इंटर रिलेशंस दैट वन कैन होप टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. जब हम इन सबको आपस में मिला के इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं लाइक फैमिली, एजुकेशन, तब हमें समझ में आता है कि सोसाइटी एक्चुअल में क्या है. He indicated that the interdependence of various parts was functional. Each of the part performs different functions which is necessary for the total well-being of society. इसको आप एक बॉडी की तरह समझो. हमारी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है, बट वो सब मिल के हमारी बॉडी को चलाते हैं. अगर मान लीजिए एक भी पार्ट हमारा, मान लीजिए हमारा हार्ट या फिर हमारा किडनी, कुछ भी एक डैमेज होता है तो उससे पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा. इसी तरीके से इन्होंने बोला था कि हमारा जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट है. मीन्स जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैमिली हो, एजुकेशन हो या फिर पॉलिटिक्स हो, वो सारे मिल के सोसाइटी को चलाते हैं, ना कि सिर्फ एक पार्ट. ओके, सो दिस unit 1 of IGNOU ends here. As it is from BA, it is very introductory. So I hope you like this lesson. Thank you. Keep learning.